आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु की संरचना, किस प्रकार से परमाणु बना हुआ है, किससे बना हुआ है, ये जानेंगे। कहा जाता है डाल्टन के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता होता है। डाल्टन जो वैज्ञानिक थे वो बताए कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण मतलब सबसे छोटा कण को हम परमाणु कहते हैं। पूछेगा परमाणु किसे कहते हैं, तो पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है। जब डाल्टन बताए थे तो उसमें बताए थे कि परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अनेक प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हो चुका है कि परमाणु कई प्रकार के अति सूक्ष्म कणों के संयोग से बने होते हैं। लेकिन बहुत सारा प्रयोग हुआ है, इससे पता चला है कि परमाणु भी बहुत सारे अति सूक्ष्म कणों के संयोग से बने होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रमुख हैं। कहने का मतलब परमाणु के जो सूक्ष्म कण हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रमुख रहते हैं। इन तीनों कणों को पदार्थ के मौलिक कण कहते हैं। पूछेगा पदार्थ कितने मौलिक कणों से बना हुआ है, तो 3 मौलिक कणों से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु किसे कहते हैं, तो पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। अब हम मौलिक कणों के आविष्कार संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम जानेंगे ये जो मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसका आविष्कार हुआ तो हुआ कैसे। हम सबसे पहले जानते हैं कैथोड किरण और इलेक्ट्रॉन। जब भी सवाल पूछेगा कैथोड किरण का संबंध किससे है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन से। कैसे ये कैथोड किरण से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया गया, इसके बारे में जानेंगे। कांच की एक विसर्ग नली में किसी गैस को लेकर अत्यंत कम दाब तथा उच्च विभवांतर पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विसर्ग नली के कैथोड से एक प्रकार की किरणें निकलती है, जो सीधी रेखा में गमन करते हुए सामने की दीवार पर पड़ती है। कहा जाता है कांच की एक विसर्ग नली ले लिए, इस प्रकार की नली को हम विसर्ग नली कहते हैं। ये कांच की है। मैं किसी गैस को, कोई भी गैस ले लिए, बहुत सारे गैस है, उसमें किसी भी गैस को इसके अंदर ले लिए, को अत्यंत कम दाब पर, कम प्रेशर पर तथा उच्च विभवांतर पर, विभवांतर उच्च प्रेशर कम, विभवांतर उच्च प्रेशर कम, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो विसर्ग नली के कैथोड से, विसर्ग नली का जो कैथोड है यहाँ पर ये इसको करंट प्रवाहित किए, तो विसर्ग नली के जो कैथोड है, इससे विसर्ग नली के कैथोड से एक प्रकार की किरण निकलती है। कैथोड से एक प्रकार की किरण निकलती है जो सीधी रेखा में गमन करती है, जो सीधी रेखा में, ये तीर का निशान सीधा सीधा बता रहा है कि यह सीधी रेखा में गमन करती है। और इन किरणों का नाम कैथोड किरण रखा गया। इन किरणों का नाम कैथोड किरण रखा गया। पूछेगा कैथोड किरण क्या है, तो जब किसी विसर्ग नली में कोई भी गैस ले लेते हैं, तो कम दाब पर और उच्च विभवांतर पर उससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विसर्ग नली के कैथोड से एक किरण निकलती है जो सीधी होती है, उसी को हम कैथोड किरण कहते हैं। अब हम जानेंगे कैथोड किरण के गुण। ये जो कैथोड किरण हम प्राप्त किए, इसके गुण हैं क्या। ये किरणें कैथोड से निकल करके अति तीव्र वेग से सीधी रेखा में गमन करती है। ये जो किरण है वो कैथोड से निकल करके अति तीव्र वेग से, मतलब बहुत तेज़ी से सीधी रेखा में गमन करती है। क्लियर है, ये निकल करके कैथोड से सीधी रेखा में गमन करती है। इसके मार्ग में अपारदर्शक वस्तु के रखने पर वस्तु की छाया कैथोड के दूसरी तरफ बनती है। इसके मार्ग में अगर कोई अपारदर्शक वस्तु, जैसे ये हो गया, इसके मार्ग में अपारदर्शक वस्तु रखा हुआ है, तो इसका जो छाया बनेगा दूसरी तरफ बनेगा। यहाँ पे छाया बना हुआ है, चित्र 4.2 में दिखाया गया है। इस किरण के मार्ग में हल्का पाद चक्र है जो कि रखते हैं, तो ये अपनी धुरी पर नाचने लगती है। इस किरण के मार्ग में हल्का पाद चक्र रखते हैं, इस प्रकार से ये जिसको घिरनी, इसी को पाद चक्र कहते हैं, घूमने वाला, तो ये अपने है जो कि धुरी पर नाचने लगती है, ये घूमने लगती है इस प्रकार से। इससे पता चलता है कि यह छोटे छोटे द्रव कणों से बनी हुई है। चौथा, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये किरणें विचलित होती है। विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये किरणें जो होती है विचलित होती है। कहने का मतलब यहाँ पर अगर विद्युतीय प्रभाव डालेंगे या चुंबकीय प्रभाव, तो ये किरणें विचलित हो जाती है। मतलब ये जो सीधी जा रही है ना, ये विचलित हो जाएगी, या तो ऊपर या तो नीचे। तो हम फिगर में देखेंगे कि ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब नीचे हमारा प्लस है, तो ये प्लस की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये किरण माइनस होगा। काहे कि माइनस नहीं रहता तो प्लस की ओर नहीं जाता।
अगर ये माइनस की ओर जाता तो इसका मतलब ये समझते हैं कि प्लस है, इसका मतलब कैथोड किरणें जो होती है वो माइनस होती है। तो कैथोड किरणें के गुण में हम क्या लिखेंगे कि ये किरणें जो होता है कैथोड से निकल करके अति तीव्र वेग से गति करती है, सीधी रेखा में निकल जाती है। इसके मार्ग में कोई अपारदर्शक वस्तु रखते हैं तो वह है जो कि उसकी छाया जो है कैथोड के दूसरी तरफ बनती है। इसके मार्ग में कोई हल्का पाद चक्र रख देने से वो अपनी धुरी पर नाचने लगती है। और अगर इसमें वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव डाला जाए तो ये किरणें जो होती है विचलित हो जाती है, अर्थात ऋण आवेशित होती है। कैथोड की किरणें ऋण आवेशित होती है। हम जानते हैं आगे विसर्ग नली में भिन्न भिन्न गैसों, विसर्ग नली जो होता है जो वो शीशा वाला था, भिन्न भिन्न गैसों तथा भिन्न भिन्न धातुओं के कैथोड का प्रयोग करने से पता चला कि हर हालत में एक ही प्रकार के कण निकलते हैं। विसर्ग नली में भिन्न भिन्न प्रकार के गैस डालें, भिन्न भिन्न प्रकार के धातु का प्रयोग करके जब हम निष्कर्ष निकालें तो हर हालात में पता चलता है कि उससे एक ही प्रकार के कण निकलते हैं। अतः ऋण आवेशित ये कण प्रत्येक तत्व के प्रत्येक परमाणु के मौलिक अवयव, ऋण आवेशित ये कण जो होते हैं प्रत्येक तत्व के मौलिक अवयव हैं। थॉमसन ने इन कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात E/M, आवेश को E से सूचित करते हैं, द्रव्यमान को M से। तो थॉमसन जो इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, थॉमसन पूछेगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो थॉमसन ने की। इन्होंने आवेश के लिए E या द्रव्यमान के लिए M का अनुपात E/M प्रयोग द्वारा ज्ञात किया। इन्होंने विभिन्न विसर्ग नलियों का उपयोग किया, विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोडों को काम में लाया तथा विसर्ग नली विभिन्न गैसों का प्रयोग किया। इस हालत में E/M का मान भिन्न भिन्न गैस लिए, भिन्न भिन्न धातु लिए, सबसे E/M मतलब आवेश और उसके द्रव्यमान का जब अनुपात निकाला गया तो 1.76 × 10⁸ कूलम प्रति ग्राम हुआ। कूलम प्रति ग्राम क्यों लिखे, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलम होता है और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है। किलोग्राम भी होता है, ग्राम भी होता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ले रहे हैं, छोटा यूनिट, तो इसलिए कूलम प्रति ग्राम लिए। इससे सिद्ध होता है कि ये कण सभी परमाणु के मौलिक अवयव है। इन्हीं कणों का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया, इन्हीं कणों का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। अब इलेक्ट्रॉन की विशेषता है जो कि जानते हैं, तो इसमें हम जानेंगे कि आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात जब भी पूछेगा तो 1.76 गुना 10⁸ है जो कि बोलेंगे कूलम प्रति ग्राम। इलेक्ट्रॉन की विशेषता पूछेगा, आवेश, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश से युक्त कण है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। हम लोग बताए थे कि इलेक्ट्रॉन इधर पढ़े थे तो हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जब चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव डाला गया था तो ये जो किरण सीधी ना निकल करके प्लस जिधर था उधर मुड़ गया। तो प्लस के तरफ आने का मतलब है कि इसका मतलब ये किरण जो होता है माइनस होता है, तब ना प्लस की तरफ आया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेश से युक्त होता है, जो प्रत्येक तत्व के परमाणु में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है, जो प्रत्येक तत्व के परमाणु में उपस्थित रहता है। R.A. मिलिकन ने तेल बिंदु प्रयोग द्वारा, एक सिद्धांत तेल बिंदु प्रयोग होता है जो R.A. मिलियन ने दिया था। तेल बिंदु प्रयोग किसने दिया, R.A. मिलियन द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया, मतलब एक मान, एक वैल्यू रख दिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान 1.60 गुना 10⁻⁹ कूलम्ब प्राप्त हुआ। मतलब ये जो R.A. मिलियन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये तेल बिंदु प्रयोग से इलेक्ट्रॉन का एक वैल्यू माने, समझ गए ना। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान माने 1.60 गुना 10⁻⁹ कूलम्ब और E/M का मान 1.76 गुना 10⁸ कूलम्ब प्रति ग्राम होता है। और अभी अभी हम लोग आवेश का मान पर हैं 1.60 गुना 10⁻⁹ कूलम्ब। और चूँकि ये आवेश की न्यूनतम मात्रा है अतः यह इकाई ऋण आवेश कहलाता है। आवेश का मान पूछेगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है, तो 1.60 गुना 10⁻⁹ कूलम्ब। इसका द्रव्यमान E/M और E के मानों के से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात किए। थॉमसन प्रयोग से, जब थॉमसन बताए थे E/M का मान 1.76 गुना 10⁸ होता है, ये 1.76 10⁸ होता है E/M का मान, ये थॉमसन। और अभी अभी हम लोग R.A. मिलियन के हिसाब से हम पढ़ें कि आवेश का मान 1.60 गुना 10⁻⁹ कूलम्ब होता है। तो हम निकालेंगे कि द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो M बराबर हो गया E/M। ये कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान E बराबर
m बराबर E/E/m इस प्रकार से हुआ कि जैसे m बराबर दिया हुआ है E/E/m। इसका मतलब हुआ ये m बराबर E, ये जो बट्टा है भागा E/m। E को हम गुना में बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, m बराबर m आया। तो इससे निकालें तो E का मान जो है, जो मिलियन है जो माने थे 1.60 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम माने थे, और E/m का मान 1.76 गुना 10⁸ कूलम प्रति ग्राम माने थे, ये माने थे। इस प्रकार से जब इसको हल करते हैं तो हमारा आता है 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, मतलब 9.11 9.11 गुना 9.11 गुना 10⁻28 ग्राम, ये होता है m का मान। इलेक्ट्रॉन के m का मान पूछेगा, फिर से E/m का मान पूछेगा तो 1.76 गुना 10⁸ बोलेंगे कूलम प्रति ग्राम। पूछेगा E का मान, आवेश का मान कितना होता है तो 1.60 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम। और अभी पूछेगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो 9.11 गुना 10⁻⁻28 ग्राम, या जब इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 3 शून्य बढ़ जाएगा, 9.11 गुना 10⁻⁻ ग्राम है तो ये 31 kg हो जाएगा, 10⁻31 kg। इस प्रकार से इसका द्रव्यमान निकल गया। H परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान, मतलब हाइड्रोजन परमाणु के सापेक्ष उसकी तुलना में एवोगाद्रो स्थिरांक के सिद्धांत के अनुसार किसी भी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या 6.022 गुना 10⁻23 होती है। एवोगाड्रो जो सिद्धांत था, इसके अनुसार किसी भी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में, कोई भी तत्व है उसके 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या 6.022 गुना 10⁻23, चाहे वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या पूछेगा तो 6.022 गुना 10⁻23। हीलियम के 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या पूछेगा तो 6.022 गुना 10⁻23। लिथियम के 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या पूछेगा तो 6.022 गुना 10⁻23। कोई भी तत्व रहे उसके 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या 6.022 गुना 10⁻23 होता है। अतः H के 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान 1.008 ग्राम होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है 1.008 होता है या 1 होता है। तो हाइड्रोजन के में कितना परमाणु है, इतना परमाणु, कोई भी चीज़ रहे उसमें इतना परमाणु रहता ही रहता है उसका हाइड्रोजन के। हीलियम का बोलेगा तो हीलियम का 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान, उसका हीलियम का 4 होता है। लिथियम का 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान, उसका लिथियम का 6 होता है। तो ये इतना परमाणु का 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान निकाले तो इतना आया। इसके बजाय 1 परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे 1.008 बटे 6.022 गुना 10⁻23 हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो 1.6738 गुना 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इसको भी अगर किलोग्राम में बदलना है तो 3 को बढ़ा देंगे तो 10⁻⁻27 kg बोल देंगे। जब इसको यहाँ पर ये हो गया हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 1.6738 गुना 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अभी हम लोग पढ़े हैं 9.11 गुना 10⁻31 kg। जब ये हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जब निकालते हैं तो ये 1838 होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1838वां भाग होता है। ये आपका याद रखना है, हमको याद रखना है। तो इसमें हम क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़े परमाणु क्या है, तो पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। उसके बाद पढ़े कि ये जो परमाणु जो होते हैं वो कौन से, उसके मौलिक कण कौन से, परमाणु के मौलिक कण। तो परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
इसके बाद सवाल बनता है कैथोड किरण और इलेक्ट्रॉन। सवाल है कैथोड किरण का संबंध किससे है, तो इलेक्ट्रॉन से है। अगला सवाल है कैथोड किरण किसे कहते हैं, तो एक कांच की एक विसर्ग नली में कोई भी गैस लेकर के अत्यंत कम दाब पर, बहुत कम प्रेशर पर और उच्च विभवांतर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विसर्ग नली में जो कैथोड लगा हुआ है इससे एक किरण निकलती है जो सीधी रेखा में गमन करती है, इसी को हम कैथोड किरण कहते हैं। कैथोड किरण का परिभाषा क्लियर हो गया। इसके बाद सवाल है कैथोड किरण के गुण। तो ये किरणें जो होती है अति तीव्र वेग से सीधी रेखा में गमन करती है और इसके मार्ग में कोई अपारदर्शक वस्तु लाते हैं तो उसका जो है छाया कैथोड के दूसरी तरफ बनता है। इसके बाद हम इसमें पढ़े कि यदि इसके मार्ग में कोई हल्का पाद चक्र लाते हैं जो घूमने वाला चीज़ है तो वो अपने धुरी पर नाचने लगती है। इसके बाद इसमें चौथा, अगर इसमें विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से प्रभाव डाला जाए तो ये अपने पथ से विचलित हो जाती है, मतलब ये सीधे ना निकल करके या तो नीचे की ओर नहीं तो ऊपर की ओर। इसमें नीचे प्लस है तो ये प्लस की ओर ही हमेशा जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये खुद किरण माइनस होता है, प्लस की ओर जा रहा है तब माइनस रहेगा तब प्लस की ओर जाएगा, अगर प्लस रहता तो ये माइनस की ओर जाता। तो ये हो गया कैथोड किरण के गुण। इसके बाद हम लोग है देखिए याद रखेंगे ये इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की और E/m का मान, मतलब आवेश और द्रव्यमान का मान जो होता है, अनुपात होता है 1.76 × 10⁸ कूलम प्रति ग्राम होता है। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की विशेषता। तो इलेक्ट्रॉन की विशेषता पहला हो गया इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश से युक्त होता है, क्लियर है। दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.11 × 10⁻31 kg होता है, या ग्राम में 9.11 × 10⁻28 ग्राम होता है। फिर हम तीसरा विशेषता पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु के सापेक्ष इसका द्रव्यमान जो होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1838वां भाग होता है। ऑब्जेक्टिव में हम यहाँ पे ये याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान 1.60 × 10⁻19 कूलम होता है। फिर हम याद रखेंगे ये तो हम बता दिए। इसके बाद याद रखना एवोगाड्रो स्थिरांक का मान कितना होता है, 6.022 × 10⁻23। एवोगाड्रो स्थिरांक का मान पूछता है सवाल। एनोड किरण और प्रोटॉन पूछेगा, एनोड किरण का संबंध किससे है, तब प्रोटॉन से। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणु में उपस्थित होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अभी हम पढ़े तो इससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है सभी परमाणु में उपस्थित होता है, क्योंकि परमाणु उदासीन होता है, परमाणु उदासीन होता है। अतः इन इलेक्ट्रॉन, आगे हम जानेंगे कि परमाणु उदासीन क्यों होता है। अतः इन इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत आवेश वाले अन्य कण भी परमाणु में उपस्थित रहने चाहिए। तो क्यों इसके विपरीत आवेश, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन में हम पढ़े थे माइनस और इसमें हम पढ़ेंगे प्लस। परमाणु में धन आवेश से युक्त कणों के अस्तित्व का प्रमाण गोल्डस्टीन ने दिया। ये किसने बताया कि परमाणु में घन आवेश है जो कि मौजूद रहता है, गोल्डस्टीन ने बताया कि परमाणु में घन आवेश मौजूद रहता है। गोल्डस्टीन ने बताया कि यदि विसर्ग नली से के कैथोड में बारीक छिद्र कर दिया जाए, इसमें विसर्ग नली है जो कि लिया गया, इसके कैथोड में, कैथोड जो है इसमें बारीक छिद्र कर दिया जाए। गोल्डस्टीन ने बताया कि यदि विसर्ग नली के कैथोड में बारीक छिद्र कर दिया जाए और निम्न दाब पर, लो प्रेशर पर, उच्च विभवांतर, अधिक विभवांतर पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, निम्न प्रेशर और उच्च विभवांतर पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कुछ विशेष प्रकार की किरणें एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है। इसमें कैथोड में छिद्र कर दिए, गोल्डस्टीन ने क्या बताया, विसर्ग नली के कैथोड में बारीक छिद्र कर दिए और उसमें निम्न दाब से और उच्च विभवांतर पर विद्युत धारा प्रवाहित किए। तो जो किरण एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है, कुछ विशेष प्रकार की किरणें जो है उसमें हम पढ़े थे कि कैथोड से एनोड की ओर गमन किया था। इसमें हम पढ़ेंगे कि एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है, जिन्हें एनोड किरण कहते हैं। तो सवाल पूछेगा एनोड किरण किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि जब विसर्ग नली के कैथोड में बारीक छिद्र कर दिया जाए और निम्न दाब और अधिक विभवांतर पर, निम्न दाब और अधिक विभवांतर पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, करंट प्रवाहित की जाए, तो कुछ विशेष प्रकार की किरणें एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है और इन्हें एनोड किरण कहते हैं, इन्हीं को एनोड किरण कहते हैं। चूँकि ये किरणें घन आवेश से युक्त होती है, ये किरणें जो होती है पॉजिटिव होती हैं, अतः इन्हें घन किरणें भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन प्लस, इलेक्ट्रॉन माइनस, प्रोटॉन प्लस। इन किरणों को कैनाल किरणें भी कहा जाता है। इन किरणों को कैनाल किरणें, ये जो एनोड किरण है उसको हम कैनाल किरण भी कहते हैं, ये याद रखना है, क्योंकि इन किरणों का गमन कैथोड के छिद्र या कैनाल होकर होता है।
एनोड या जो घन किरण है पॉजिटिव किरण, इसके गुण। एनोड किरण सीधी रेखा में परंतु कैथोड किरण के विपरीत दिशा में गमन करती है। हम देखे थे कैथोड किरण जो होता है वो कैथोड किरण कैथोड से एनोड की ओर गति करता है सीधी रेखा में, और ये भी एनोड किरण भी सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन ये एनोड से कैथोड की ओर, मतलब ये एनोड किरणें भी सीधी रेखा में गमन करती है, किंतु यह विपरीत दिशा में गमन करती है, कैथोड किरण के विपरीत दिशा में। इसके मार्ग में भी कोई अपारदर्शक वस्तु लाते हैं तो उसकी छाया जो होता है वस्तु के दूसरी ओर बनता है। इन किरणें के मार्ग में हल्का पाद चक्र रख देते हैं, उसके किरण के मार्ग में हल्का पाद चक्र रख देते हैं तो अपनी धुरी पर नाचने लगता है, घूमने लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये किरणें अत्यंत छोटे छोटे द्रव्य कणों से बना होता है। इससे सिद्ध होता है कि यह जो होता है अत्यंत छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर के बना होता है। इन किरणें की प्राकृतिक विसर्ग नली में प्रयुक्त गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये जो होता है विसर्ग नली में किस प्रकार की गैस है उसकी प्राकृतिक पे डिपेंड करता है। विभिन्न गैसों के लिए आवेश ई और द्रव्यमान एम का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। उसमें कैथोड किरण में हम पढ़े थे कि सभी गैस के लिए, किसी भी प्रकार की गैस के लिए, किसी भी धातु के लिए E/m का मान हमेशा सेम आया था, लेकिन इसमें कह रहा है कि भिन्न भिन्न गैस के लिए E/m का मान जो होता है वो भिन्न भिन्न आएगा, भिन्न भिन्न होता है। विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करने पर इसका अनुपात E/m का मान अधिकतम होता है। हाइड्रोजन से प्राप्त घन किरणें एक ही प्रकार के घनात्मक कणों की बनी होती है, इन्हीं कणों को प्रोटॉन कहते हैं। तो इसमें हम एनोड के जो है एनोड के हम लोग है जो कि पढ़े एनोड के गुण। तो एनोड के गुण हम पर इसका आंसर यही देंगे कि एनोड किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, किंतु कैथोड किरणें के विपरीत गमन करती है। इसके मार्ग में हल्का पाद चक्र रख देने से वो अपने धुरी पर घूमने लगती है। इसके बाद है जो कि इसमें पढ़े थे इसके मार्ग में कोई अपारदर्शक वस्तु रखते हैं तो उसकी छाया जो होता है दूसरी तरफ बनती है। और इसमें है जो कि भिन्न भिन्न गैसों के लिए है जो कि E/m का मान भिन्न भिन्न होता है, ये हम पढ़ेंगे। प्रोटॉन के गुण। इलेक्ट्रॉन के गुण उधर पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस होता है, प्रोटॉन एक घनावेश युक्त होता है, ये प्लस होता है। इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है किंतु विपरीत चिन्ह वाला होता है। इसका आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है किंतु चिन्ह इसका विपरीत होता है। आवेश का परिमाण 1.602 × 10⁻19 कूलम होता है। इसका जो परिमाण होता है 1.602 × 10⁻19 कूलम होता है। इसको याद रखना है, प्रोटॉन के आवेश का परिमाण। इधर है जो कि इसका आवेश हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन का आवेश पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन का आवेश पढ़े थे 1.60 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का आवेश हम लोग पढ़े हैं कि 1.602 × 10⁻19 कूलम, मतलब दोनों का लगभग सेम होता है। इसको भी हम बोल सकते हैं 1.60 × 10⁻19 कूलम, मतलब इसका है जो कि धन आवेश प्लस है जो कि होता है। द्रव्यमान। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का लगभग 1838 गुना भारी होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का लगभग 1838 गुना भारी होता है, ये याद रखेंगे। तो प्रोटॉन के गुण में प्रोटॉन जो होता है घनावेश होता है, इसका द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1838 गुना होता है। अब हम लोग जानेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन जो खोज किए थे इलेक्ट्रॉन के, इसका परमाणु मॉडल, मतलब इन्होंने परमाणु के बारे में क्या बताया। थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आविष्कार के बाद यह प्रश्न उठा कि परमाणु में ये कण किस प्रकार से व्यवस्थित है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आविष्कार हो गया तब यह प्रश्न उठा कि परमाणु में ये कण किस प्रकार से व्यवस्थित है। सवाल उठने लगा कि आखिर ये परमाणु में कैसे व्यवस्थित होते हैं। इस संबंध में सर जे थॉमसन, थॉमसन भी बोला जाता है या थॉमसन भी बोला जाता है, ने 1893 में सर्वप्रथम परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया। सर जे थॉमसन जो थे 1893 में परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया। मॉडल मतलब डुप्लीकेट उसका, और जो एक तारबूज की तरह था, वो देखने में तारबूज की तरह था। इसके अनुसार, मतलब थॉमसन के अनुसार, परमाणु में घन आवेश तारबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है। इन्होंने बताया कि भाई जो घन आवेश मतलब पॉजिटिव जो होता है वो तारबूज के लाल जो खाने वाला भाग होता है बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन घनावेशित गोले में तारबूज के बीज की भांति, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बीज की भांति धंसा होता है। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल जो था 1893 में एक तरबूज की भांति था, जिन्होंने बताया कि भाई पॉजिटिव चार्ज जो होता है, घन आवेश जो होता है वो लाल खाने वाला भाग होता है, जबकि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बीज की भांति धंसा होता है। यहाँ पे दर्शाया गया है ये खाने वाले भाग को प्लस से और बीज को है जो कि माइनस से डिनोट किया गया है।
अब यहाँ पर सर जे टॉमसन के अनुसार परमाणु एक घन आवेशित गोलाकार पिंड होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन धस्य होते हैं। इनके अनुसार परमाणु एक घन आवेशित गोलाकार पिंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धस्य होते हैं, पूरा घन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें धंसा रहता है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। ऋणात्मक कहा जा रहा है कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो होते हैं परिमाण में समान होते हैं। अगर किसी पर आवेश +2 है तो उधर है कि आवेश माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या हमेशा इक्वल होता है। बस इलेक्ट्रॉन रहेगा तो माइनस में, प्रोटॉन रहेगा तो प्लस में। इसलिए परमाणु बहुतर रूप से उदासीन होते हैं। पूछेगा परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होती है और दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी में प्रोटॉन की संख्या +2 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या -2 है, तो जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो +2 -2 कट जाएगा तो 0 बचेगा। 0 मतलब उदासीन। अगर किसी में प्रोटॉन की संख्या +3 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3 होगा, लेकिन बस वो माइनस में होगा। यदि टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु अनेक वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणाम को इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सका। लेकिन इससे है कि ये बताया तो इनका मॉडल के द्वारा है कि पूरा क्लियर रूप से है कि परमाणु के बारे में बताना, मतलब पूरा क्लियरली है कि नहीं बता पाए। तो ये इनका मॉडल है कि आगे नहीं बढ़ा। अब रदरफोर्ड आते हैं, इनका परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। टॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़े थे। टॉमसन किसका खोज किया था भाई? ये किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। गोल्डस्टीन प्रोटॉन की खोज। रदरफोर्ड के बारे में भी दिया रहता है कि वो भी प्रोटॉन की खोज किए हैं, दोनों मिलकर किए। अब इसका परमाणु मॉडल जानते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, इन्होंने अल्फा कण का प्रयोग करके परमाणु मॉडल दिया। इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर जिस प्रकार से व्यवस्थित है यह जानने के लिए 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार से स्थित है, व्यवस्थित है, यह जानने के लिए 1911 में रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग के अंतर्गत रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम द्वारा तीव्र गति से निकले अल्फा कणों को सोने के पत्थर पर प्रहार किया गया। इस प्रयोग के अंतर्गत जो प्रयोग किया उसमें एक रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम लिए, उसके द्वारा तीव्र गति से निकले अल्फा कण, उसके द्वारा जो तीव्र गति से तेजी से जो अल्फा कण निकलता है उस निकले अल्फा कणों का सोने के पत्थर पर प्रहार कराया। सोने के पत्थर पर प्रहार कराया। प्रहार करने पर अल्फा कण का आवेश +2 लिया तो द्रव्यमान इसका 4, मतलब ये हीलियम के भांति हो गया। ये वस्तुतः हीलियम है। हीलियम का परमाणु संख्या जानवे करते हैं। हीलियम का परमाणु संख्या हम जानते हैं कि 2 होता है और उसका द्रव्यमान 4 होता है। चूँकि अल्फा कणों का द्रव्यमान 4 MeV है, अतः तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। इस प्रयोग से रदरफोर्ड को निम्नलिखित सूचना मिली। सूचना क्या मिली कि अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए स्वर्ण पत्थर को पार करके सीधे निकल जाती है। जब हम अल्फा कण को इससे गुजारे गए सोने के पत्थर से तो क्या निकाले? अधिकांश अल्फा कण जो है अपने मार्ग से बिना विचलित हुए इधर उधर बिना भटके वो सीधे विचलित हुए स्वर्ण पत्थर को पार कर सीधे निकल जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए स्वर्ण पत्थर को पार कर सीधे निकल जाती है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित होता है। कुछ अल्फा कण थोड़ा सा विचलित होता है। अब बहुत ही कम अल्फा कण, मतलब 1 लाख में से 1 अल्फा कण जो है अपने मार्ग पर पुनः वापस लौटते हैं। मतलब 1 लाख अगर अल्फा कण गुजर रहा है ना तो एकागो के चांस है कि वो लौटता है, मतलब ये लौटने की जो घटना है वो नगण्य है। तो ये सवाल पूछेगा कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का जब प्रयोग किए थे तो क्या सूचना मिली थी? रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन के प्रयोग से क्या सूचना मिली? तो सूचना ये मिली कि अधिकांश अल्फा कण जो है वह सोने को पत्थर को पार कर तेज़ी से है कि सीधे निकल जाती है। दूसरा, कुछ अल्फा कण जो होती है वो विचलित होती है। और तीसरा, बहुत कम अल्फा कण, मतलब 1 लाख में से 1 अल्फा कण जो होता है वो पुनः अपने मार्ग पर आता है। इससे निष्कर्ष क्या निकला? परमाणु में अधिकतर स्थान रिक्त थे। इससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु में अधिकतर स्थान रिक्त थे। क्या कि अगर रिक्त नहीं रहता, अगर परमाणु में कण जो है रिक्त नहीं रहता तो ये सीधा नहीं निकलता, जिसके कारण अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं।
रिक्त था इसलिए अल्फा कण सीधा निकला। इसका निष्कर्ष यही करना था। दूसरा, घन आवेश अल्फा कण जो है, घन आवेश अल्फा कणों का सभी दिशाओं में विचलित होना यह दर्शाता है कि परमाणु के मध्य स्थान पर कोई समान आवेश उपस्थित होता है। कुछ कुछ किरण जो है वो विचलित होती है, तो उससे पता चलता है कि इसी के समान जैसा आवेश है जो कि उसमें भी पहले से मौजूद है। चूँकि स्वर्ण पत्थर से टकराकर वापस लौटने वाले अल्फा कणों की संख्या बहुत कम है, मतलब 1 लाख में से एक, मतलब बहुत कम। अतः परमाणु के अंदर उपस्थित घन आवेशित परमाणु का आयतन अत्यंत ही कम है, मतलब इसका आयतन अत्यंत ही क्या है, कम है। तो सवाल पूछेगा कि भाई रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था इससे क्या निष्कर्ष निकला। इससे यही निष्कर्ष निकला, हम जानेंगे कि रदरफोर्ड के जो अल्फा कण प्रकीर्णन था इससे निष्कर्ष क्या निकला। इससे निष्कर्ष ये निकला कि परमाणु में अधिकतर स्थान जो हैं रिक्त हैं, खाली हैं, उसी कारण जो है अल्फा कण जो है सीधे निकल जाते हैं। दूसरा, परमाणु में जो होते हैं कुछ है जो कि किरण लौट जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि कुछ समान आवेश वाला भी, जो समान आवेश वाला कण है जो कि उसमें मौजूद है, और इसमें बहुत कम कण है जो कि लौट करके वापस आता है। इससे पता चलता है कि इसका आयतन बहुत ही कम है। ये लिखना है। परमाणु का केंद्र घनावेशित होता है। परमाणु का केंद्र घनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। उपयुक्त निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। ये सब जो निष्कर्ष निकाले इसके आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इसके अनुसार परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का जो सारा के सारा द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में होता है। परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होता है। परमाणु के अंदर अधिकांश सारा द्रव्यमान उसके नाभिक में, अधिकांश स्थान रिक्त, ये खाली स्थान है, ये खाली स्थान है। तो परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होते हैं। परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन और घन आवेशित प्रोटॉन की संख्या समान होती है। इन्होंने ये बताया कि परमाणु में जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है और घन आवेशित प्रोटॉन है, दोनों की संख्या समान होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या समान होता है और इसलिए ये उदासीन होते हैं। हम पहले भी पीछे पढ़े हैं कि परमाणु उदासीन क्या होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों में समान होते हैं। नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में काफ़ी कम होता है। नाभिक का जो आयतन होता है परमाणु के आयतन की तुलना में काफ़ी कम होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथों पर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो पूछेगा कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल के आधार पर रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु का नाभिकीय मॉडल को लिखे। तो हम बताएंगे नाभिकीय मॉडल मतलब नाभिक के बारे में उसमें ज़्यादा सर्च करना। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। परमाणु में अधिकांश भाग रिक्त होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में समान होती है, इसलिए ये उदासीन होते हैं। परमाणु में के नाभिक का जो आयतन जो होता है ये परमाणु के आयतन से कम होता है। और परमाणु इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है। ये है जो कि जिससे हम कक्षाएँ कहते हैं। ये चारों तरफ जो घूम रहा है ये पहला कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्षा हो गया। अंग्रेजी में इसको ऑर्बिट कहते हैं। दोनों नाम इम्पोर्टेंट हैं। परमाणु सौर मंडल की तरह होता है। कहने का मतलब ये हुआ परमाणु सौर मंडल, जिस तरह से सौर मंडल है ना हमारा, ये इस बीच में शुरू होता है और अगल बगल ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह घूमते रहते हैं। इसी प्रकार से बीच में नाभिक होता है और इसके अगल बगल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूमते रहते हैं। परमाणु सौर मंडल की तरह होता है, इसके केंद्र में सूर्य की तरह नाभिक या केंद्रक वर्तमान होता है। जिसके केंद्र में सूर्य की तरह नाभिक या केंद्रक वर्तमान होता है, मौजूद होता है, जिसमें परमाणु का पूर्ण घन आवेश उपस्थित होता है। इसके चारों ओर नक्षत्र की तरह इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसके चारों ओर जो भी बताएं, इलेक्ट्रॉन के वेग से उत्पन्न अपकेंद्री बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगे आकर्षण बल को संतुलित रखता है। यहाँ कह रहा है कि ये नाभिक जो है ना, इलेक्ट्रॉन के वेग से, इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है इसके कारण अपकेंद्री बल उत्पन्न हो रहा है और इसी के कारण दोनों के बीच आकर्षण है जो कि बल एक लगता है, जिसको अपकेंद्री बल कहते हैं। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगे आकर्षण बल के कारण ये संतुलित रहता है, ये घूमते रहता है, ये टकराता नहीं। आगे रदरफोर्ड पर मॉडल के दोष मतलब होता है, मतलब दोष मतलब कह सकते हैं कि सीमा, दोष मतलब सीमा, दोष मतलब अवगुण भी कह सकते हैं।
रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, इसका दोष क्या था? रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। युक्ति संगत नहीं लगता, मतलब ये कथन जो है सही नहीं लगता, क्योंकि इस प्रकार का परमाणु कभी अस्थायी नहीं हो सकता। क्योंकि इस प्रकार का परमाणु कभी अस्थायी नहीं हो सकता। जो सभी घूम रहा है तो वो अस्थायी कैसे हो सकता है? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार, एक विद्युत चुंबकीय सिद्धांत था, उसके अनुसार कोई भी चीज़ अगर घूम रहा है ना तो उसमें एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी का लॉस होगा तो गिर जाएगा। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर इसके चारों तरफ घूम रहा है तो उसमें ऊर्जा की कमी होगी, खपत होगी, और वो एक ऐसा समय आएगा कि वो अंदर नाभिक में गिर जाएगा और उससे टकरा करके ब्लास्ट हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार चक्कर लगाने वाले ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन उनसे लगातार ऊर्जा का ह्रास होता रहेगा, लगातार ऊर्जा का ह्रास होते रहेगा और नाभिक के आकर्षण बल के कारण यह नाभिक में गिर जाएगा, और नाभिक के आकर्षण बल के कारण यह नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का विनाश हो जाएगा, और परमाणु का विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है क्योंकि परमाणु अस्थायी है। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है क्योंकि परमाणु अस्थायी है। तो रदरफोर्ड का मॉडल में पहला दोष हम लोग पर है कि रदरफोर्ड मानते थे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है, लेकिन यह कथन सही नहीं, क्योंकि वह घूमते रहता तो उसके ऊर्जा की कमी होती, उसमें ऊर्जा की कमी होती है, और एक ऐसा समय आता है कि वो ऊर्जा की कमी के कारण वो गिर जाता और गिर करके वो नाभिक से टकरा जाता। दूसरा, रदरफोर्ड मॉडल की कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित नहीं की गई। रदरफोर्ड ने यह निश्चित नहीं किया कि कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, कौन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, किस में 2 होगा, किस में 4 होगा, किस में 6 होगा, ये निश्चित नहीं किए। तो रदरफोर्ड मॉडल के दोष पूछेगा तो यही लिखेंगे। पहला, रदरफोर्ड मॉडल के दोष में पहला लिखेंगे, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन यह कथन गलत है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो वह अस्थायी नहीं होगा, और वो है जो कि चक्कर लगाने के कारण, ऊर्जा की कमी के कारण वो है जो कि गिर जाएगा और नाभिक से टकरा जाएगा और दोनों है जो कि ब्लास्ट कर जाएंगे। और दूसरा लिखेंगे कि रदरफोर्ड ने कक्षाओं में है जो कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये निश्चित नहीं किया। अब हम अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में है जो कि पढ़ते हैं थोड़ा सा और उसके बारे में जानकारी। इनका जन्म जो हुआ था 30 अगस्त 1871 को हुआ था। रदरफोर्ड का जन्म न्यूजीलैंड में। परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वो बहुत प्रसिद्ध हुए। परमाणु के नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड बहुत प्रसिद्ध हुए। नाभिक की खोज पूछेगा रदरफोर्ड किए थे, और इलेक्ट्रॉन की खोज पूछेगा तो टॉमसन, पूछेगा प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड भी कभी कभी मिलता है। इसके पीछे कारण क्या है? क्या कि ये नाभिक की खोज किए तो नाभिक में ही तो प्रोटॉन होता है, इसलिए प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया? कभी कभी हम देखते हैं तो मिलता है गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, तो इसलिए रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों याद रखेंगे। इनकी एक पुस्तक था का नाम है रेडियो एक्टिविटी। 1904 से उन्हें विश्व ख्याति मिली। मतलब ये जो फेमस हुए, रेडियो एक्टिविटी जो पुस्तक था 1904 में विश्व ख्याति मिली, मतलब पूरे वर्ल्ड में इनको लोग जानने लगे। 1908 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये सवाल पूछता है रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1908 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस लिए दिया गया? तो रेडियो एक्टिविटी पुस्तक के लिए दिया गया। रेडियो एक्टिविटी पुस्तक के लेखक रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? टॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन, और सेकेंड में रदरफोर्ड। क्लियर है? आगे देखेंगे। अब हम जानते हैं न्यूट्रॉन के आविष्कार से रिलेटेड। हीलियम परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम परमाणु जो होता है इसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस आधार पर हीलियम परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 2 गुना है। हीलियम परमाणु का द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 2 गुना है, होना चाहिए, किंतु हीलियम परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 4 गुना है। तो इसमें तो 2 गुना होना चाहिए, लेकिन उसका क्या है? 4 गुना है। इससे संबंध में पाया जाता है कि हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की कुल द्रव्यमान से कम 2 गुना होता है। हम देखेंगे जब भी हम इसमें पढ़ेंगे द्रव्यमान और परमाणु संख्या पढ़ेंगे तो जो देखते हैं कि जो परमाणु संख्या रहता है ना, इससे कम 2 गुना रहता है। बस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या भी 1 होता है, उसका द्रव्यमान भी लगभग 1.0008
मतलब लगभग 1 होता है। और परमाणु संख्या प्रत्येक में द्रव्यमान जो होता है परमाणु संख्या का कम से कम दोगुना होता है, दोगुना होता है। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में अवश्य ही कोई उदासीन कण विद्यमान होना चाहिए जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। 1932 में जेम्स चैडविक, ये चैडविक जो वैज्ञानिक है, इन्होंने ही न्यूट्रॉन की खोज की। तो हम सब इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े टॉमसन, प्रोटॉन के बारे में गोल्डस्टीन और सेकेंड ऑप्शन रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन के बारे में चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों से आघात करा करके ये बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों से आघात करा करके इन उदासीन कणों का पता लगाया। इन कणों का की वैद्युत उदासीनता के कारण इसका नाम न्यूट्रॉन दिया गया। ये उदासीन होता है, इसी के कारण इसका नाम न्यूट्रॉन दिया गया। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। इलेक्ट्रॉन का इसका द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन के गुण, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रॉन पर माइनस, प्रोटॉन पे प्लस, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं, मतलब ये उदासीन होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का बराबर होता है। जैसे प्रोटॉन का द्रव्यमान हम सब पढ़े थे ना, प्रोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान जो होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1838 गुना भारी होता है, सापेक्ष द्रव्यमान दिया हुआ है। तो इसका जो होता है न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ परमाणु के केंद्र स्थान नाभिक में उपस्थित होते हैं। न्यूट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक में हम लोग पहले पढ़े थे कि प्रोटॉन होता है। अब हम जानेंगे कि नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 गुना 10⁻⁻24 ग्राम दिया हुआ है, इसी को 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अब यहाँ पर मौलिक कण जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का संकेत E होता है, प्रोटॉन का संकेत, इलेक्ट्रॉन का संकेत E, प्रोटॉन का संकेत P, न्यूट्रॉन का संकेत N होता है। प्राकृतिक जानेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जाने कि ये माइनस होता है, प्रोटॉन के बारे में जाने कि ये प्लस होता है, न्यूट्रॉन उदासीन, मतलब इस पर कोई आवेश। अपेक्षिक आवेश हम बताएं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम होता है, बस चिन्ह चेंज होता है। इसमें -1 है, इसमें प्लस, इसमें 0। निरपेक्ष आवेश पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष आवेश 1.60, जो पढ़े थे 602 था लिखा हुआ, दोनों सेम होता है। 1.60 गुना 10⁻⁻19 कूलम और 1.60 गुना 10⁻⁻19 कूलम 0 होता है। अपेक्षिक द्रव्यमान पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन का 1/1838, प्रोटॉन का 1, न्यूट्रॉन का 1। अभी हम लोग पढ़े थे अपेक्षिक द्रव्यमान और निरपेक्ष द्रव्यमान जो होता है दोनों का सेम होता है। निरपेक्ष द्रव्यमान 9.11 गुना 10⁻⁻28 ग्राम, इसी को जब किलोग्राम में हम बदले थे तो 9.11 गुना 10⁻⁻31 kg पढ़े थे। अब प्रोटॉन का 1.67 गुना 10⁻⁻24 ग्राम और न्यूट्रॉन का भी 1.67 गुना 10⁻⁻24 ग्राम होता है ये। अब हम बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। रदरफोर्ड मॉडल के दोषों को दूर करने के लिए निल्स बोर एक वैज्ञानिक हैं, ने 1913 में परमाणु रदरफोर्ड का मॉडल जो आया उसके दोष को दूर करने के लिए, अवगुण को दूर करने के लिए निल्स बोर ने 1913 में परमाणु की संरचना के संबंध में संशोधनीय सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। बोर का परमाणु, इसके अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहते हैं। बोर का परमाणु मॉडल कहता है कि परमाणु का जो होता है रदरफोर्ड मॉडल को दोष को दूर करने के लिए परमाणु के इलेक्ट्रॉन, बोर पूछेगा बोर का परमाणु मॉडल क्या है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहते हैं, निश्चित ऊर्जा वाले। जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा से रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी निश्चित कक्षा में रहकर, किसी निश्चित कक्षा में, जैसे ये अपने कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, ये अपने कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का ह्रास नहीं, क्योंकि ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। तीसरा, इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल कहते हैं। ये जो कक्षा है इनका नाम रखा गया ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल। परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दर्शाया गया है। अंदर से बाहर की ओर इन कक्षाओं को